नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं सुमित चौधरी और हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम अभी तक पढ़ चुके हैं 1857 के पहले जो बहुत सारे रिवोल्ट हुए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उनको हम पढ़ रहे थे। उनमें हमारे अब 3 रिवोल्ट बचे हैं। एक है कूका मूवमेंट या जिसे नामधारी मूवमेंट भी कहते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पाइक रिबेलियन के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद जो लास्ट है हमारा वहाबी जो मोमेंट है, जो इस्लामिक रिवाइवलिज्म का एक इंपॉर्टेंट मोमेंट है, उसके बारे में हम आखिरी में पढ़ेंगे। इन तीनों मोमेंट को हम स्पेक्ट्रम से नहीं पढ़ेंगे। इससे पहले हम स्पेक्ट्रम को ज़्यादा फॉलो करते आ रहे थे क्योंकि स्पेक्ट्रम में इन तीनों मोमेंट के बारे में काफ़ी शॉर्ट में दे रखा है और मुझे लगता है कि ये थोड़े इंपॉर्टेंट मोमेंट हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में जान लेना चाहिए। तो फाइनली चलते हैं कि कूका मोमेंट या कूका आंदोलन जो है, जैसे नामधारी आंदोलन भी कहा जाता है, जो 1872 में हुआ, ये किस तरीके का आंदोलन था। एक्चुअल में देखा जाए तो ये आंदोलन सिख धर्म में एक सुधार का आंदोलन था, जिसे सिख रिफॉर्म मूवमेंट कहा जाता है। जो हर एक रिलीजन में कुछ ना कुछ एक तरीके से रिफॉर्म्स के लिए आंदोलन होते हैं समय के साथ साथ। आप जानते हैं हर एक धर्म में कुछ ना कुछ कुरीतियाँ, कुछ खामियां, कुछ ऐसे रिचुअल्स और ट्रेडिशंस आ जाते हैं जो आम आदमी की ज़िंदगी को कहीं ना कहीं परेशानी में डालते हैं। ये चीज़ें आपने सब धर्मों में देखी होंगी, चाहे आप सिखिज़म की बात करें, हिंदुइज़्म की बात करें, इस्लाम की बात करें, क्रिश्चियनिटी की बात करें, सभी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कास्ट सिस्टम है, जैसे कि एक तरीके से विधवा विवाह का जो सिस्टम है जिसको बैन था पहले, जैसे कि सती प्रथा थी हिंदुइज्म में, उसी तरीके से सिखिज्म में भी कुछ कमियां आ गई थी और उसी को ठीक करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। लेकिन ये आंदोलन ओवर द ईयर किस तरीके से एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया और ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये लोग हो गए, जिसकी वजह से बाद में ये जो आंदोलन है मेनली ब्रिटिशर्स और सिख कम्युनिटी के बीच में टसल का कारण बना, उसको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो कूका मूवमेंट, जिसका दूसरा नाम क्या है, नामधारी मूवमेंट, इनको समझेंगे। नामधारी और कूकाज क्या है, कौन है ये लोग। ये आंदोलन किसके लिए था? सिखिज्म में प्यूरिफिकेशन के लिए था। सिखिज्म को एक तरीके से शुद्धिकरण की बात कर रहे थे लोग, जो ऑर्थोडॉक्स और दखियानुसी सोच रखने वाले लोग थे, उनसे ये एक तरीके से इस धर्म को एक तरीके से आज़ाद कराना चाहते थे और चाहते थे कि इसमें कुछ चेंजेस आए जो कि अच्छे हों। देखिए, जब गुरु नानक जी ने जब इस रिलीजन को शुरू किया था सिखिज्म को, मैंने सिखिज्म पे एक पूरा अलग से वीडियो बना रखा है, सिखिज्म कैसे शुरू हुआ, इसका इतिहास क्या है, 10 गुरुओं की टीचिंग्स क्या है, वो सब चीज़ें करा रखी है मैंने। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बात यह है कि जब उन्होंने शुरू किया था सिखिज्म, तो उन्होंने इस्लाम और यहाँ पे स्पेशली हिंदुइज्म को बहुत करीब से देखा था और इसकी जो कमियाँ थी उनको उन्होंने वैसे ही साइड रखा था। और वो काफ़ी प्रोग्रेसिव सोच के व्यक्ति थे गुरु नानक साहब। लेकिन बाद में समय के साथ 300-400 साल आगे बीत गया तो इसमें भी काफ़ी सारी कमियां आ गई जिनको ये ठीक करना चाहते थे। और इस आंदोलन को लीड करने वाले और जिनकी टीचिंग्स मानी जाती हैं वो कौन कौन हैं? भगत जवाहरमल जी, बाबा बालक सिंह और बाबा राम सिंह, सतगुरु राम सिंह भी इनको कहा जाता है। तो ये जब ये आंदोलन हुआ उस समय तो जवाहरमल जी जिंदा नहीं थे, ये तो पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। इनकी टीचिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है इस आंदोलन में। बालक सिंह जी 1840 के आसपास थे। उन्होंने इस मोमेंट में जो पहले का अगर करें प्री मोमेंट की बात करें तो उनकी टीचिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। और राम सिंह जी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस आंदोलन के मेन लीडर बाबा राम सिंह जी ही हैं। ठीक, तो ये आंदोलन एक तरीके से रिलीजियस था लेकिन ओवर द ईयर पॉलिटिकल हो गया। और ये जो राम सिंह जी थे, इनका एक मानना था कि रिलीजन का सिर्फ मतलब ये नहीं है पूजा पाठ और ईश्वर की पूजा करना या फिर आप अपने तरीके से जीवन यापन करते हैं, वही नहीं, पॉलिटिकल फ्रीडम भी आपके रिलीजन का हिस्सा है। राजनीतिक स्वतंत्रता होना बहुत ज़रूरी है हर एक व्यक्ति के लिए, स्पेशली इन्होंने कहा सिख कम्युनिटी के लोगों के लिए। इसीलिए जो खालसा पंथ जो गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरू किया था उसकी टीचिंग्स को इन्होंने आगे बढ़ाया और गुरु गोविंद सिंह को ये बहुत मानते थे। ठीक है, तो इसीलिए ये चाहते थे कि जो सिख रूल हुआ करता था एक समय पे, राजा रणजीत सिंह के समय एक प्रोमिनेंट बड़ा एरिया इनके पास हुआ करता था जो कि 1849 में एक तरीके से इनके हाथ से छिन गया। जब ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर 2 अटैक किए, 2 लड़ाइयाँ हुई थी सिखों और ब्रिटेन के बीच में, आपको याद होगा एंग्लो सिख वॉर। तो उसमें पंजाब हार गया था, ये सिख अंपायर हार गया था, तो इनकी पावर एक तरीके से डिक्लाइन हो गई थी। तो ये लोग चाहते थे कि उस पावर को ये फिर से गेन करें और ये जो फॉरेन रूल है इसको ये यहाँ पे समाप्त कर दें। तो ये एक ओवरव्यू है एक तरीके से, देखें कूका मूवमेंट और इसके पीछे के कारणों का और किस तरीके का ये आंदोलन था, आपको थोड़ा एक समझ में आ गया होगा।
अब जानते हैं कि नामधारी और कुकाज थे कौन। इनको नामधारी क्यों कहते हैं? सिख सेक्टर के ही तो लोग थे, सिख सेक्ट के लोग थे, तो ये नामधारी क्यों हैं? नामधारी इसलिए हैं क्योंकि ये मानते थे कि किसी तरीके की मूर्ति पूजा, किसी तरीके के मंदिर में जाके वर्शिप करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ईश्वर का नाम जपना है, ईश्वर के नाम को बार बार रिसाइट करना है, बार बार उसको रिपीटेडली आपको चैंट करना है। इसीलिए इनको क्या कहा जाने लगा? नामधारी, क्योंकि नाम को ये बार बार रिपीट करते थे, ईश्वर का नाम लेते थे। उसके बाद कुका इनको क्यों कहा गया? कुका इसलिए कहा गया कि जिस तरीके से ये जो गुरुवाणी है, उसको गुरबाणी जिसको कहते हैं, उसको जिस तरीके से रिसाइट करते थे, जिस तरीके से ये बोलते थे, एक तीखी तेज आवाज में बोलते थे एक तरीके साथ, वो जो तरीका है उसको पंजाबी भाषा में कहते हैं कुक, और इसीलिए इस कुक से बना कुकाज। जो कुक करते हैं वो क्या है? कुकाज हैं। गुरबाणी क्या होता है? गुरुवाणी यानी गुरु की वाणी। गुरु कौन थे? सिख धर्म में आपको पता है 10 गुरु थे। 10 गुरु, गुरु नानक साहब से लेके गुरु गोविंद सिंह जी तक 10 गुरु हैं। उसके बाद 11वां जो गुरु है ओवरऑल सिख कम्युनिटी में, वो माना जाता है जो गुरु ग्रंथ साहिब की जो मेन होली बुक है उसको। लेकिन आप जब नामधारी सेक्टर को अब आगे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो 11वां और 12वां गुरु और किसी को भी मानते हैं। वो किसको मानते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो भगवत जवाहरमल जी ने कहते हैं कुछ लोग कि नामधारी सेक्टर की शुरुआत यहीं से शुरू हो गई थी, कुछ कहते हैं बालक जी सिंह हो गई थी, और ज़्यादातर लोगों का मानना है कि बाबा राम सिंह जी थे, इन्होंने एक्चुअल में रामधारी जो सेक्टर है इसकी शुरुआत की थी। ये रियल फाउंडर हैं। तो भगवत जवाहरमल को फाउंडर माना जाता है, और रियल फाउंडर किसको माना जाता है? बाबा राम सिंह जी को, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फिगर इनको मानते हैं ये। साथ ही साथ रामधारी लोग ये कहते हैं कि जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वहीं तक ये खत्म नहीं होता है, जो गुरुओं का जो वंश है वो वहीं तक नहीं रहता। उसके बाद ये जो 11वें गुरु हैं ये बालक सिंह जी हैं, और 12वें गुरु हैं वो राम सिंह जी हैं, बाबा राम सिंह जी हैं सतगुरु। कुछ लोगों का ऐसा मानना है। हालांकि बाबा राम सिंह जी और बालक सिंह जी कभी ऐसा क्लेम नहीं करते थे कि वो 11वें और 12वें गुरु हैं, और ये तो हमेशा यही कहते थे कि 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उसके बाद कोई गुरु नहीं है, हम तो उनकी टीचिंग्स को ही आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो लोग इनकी बातों में आस्था रखते हैं, जो इनको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, वो इनको 11वां और 12वां गुरु भी बोल देते हैं। ठीक है, इवन गोविंद सिंह जी ने कहा था कि मेरे बाद कोई जो ह्यूमन बीइंग है, लिविंग व्यक्ति है, वो गुरु नहीं होगा, अब सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब को ही आप गुरु मान के चलेंगे। तो ये सिख कम्युनिटी में इनको 11वां और 12वां गुरु नहीं माना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इन लोगों की जो टीचिंग्स थी, इनके बिलीव्स थे, वो किस तरीके थे? एक तो ये सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनते थे, सिर्फ वाइट कपड़े पहनते थे, बाकी कोई कपड़ा दूसरा कलर पहनना इनको अलाउ नहीं था। और इनकी टीचिंग्स के बारे में बात करेंगे, पहले इनकी टीचिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। टीचिंग्स इनकी इस तरीके की थी जो बाबा राम सिंह जी ने दी थी, और जो इनके पुराने गुरु थे भगत जवाहरमल जी ने, उन्होंने क्या इनको टीचिंग्स दी थी कि भाई देखिए, पहली बात तो है किसी भी तरीके के रिचुअल्स को आपको मानना नहीं है। किसी तरीके की मूर्ति पूजा, भक्ति, ये जो डांस नाच गाना करके जो ईश्वर की पूजा करने का लोग छलावा करते हैं, एक तरीके से इनका ये करने कहने का मतलब था, वो पाखंड है, उसको हम नहीं मानते। हम किसी तरीके की आइडल वर्शिप में नहीं मानते, टॉम में नहीं मानते, गॉड्स में और गॉडेस की जो मूर्तियां हैं उसमें नहीं मानते। हम सिर्फ ईश्वर के नाम में विश्वास करते हैं, नाम लेंगे उसी से हमें ईश्वर मिलेगा, ये इनका मानना है। ठीक है, तो बाकी जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उनकी अपनी चॉइस है, इनकी ये मर्जी थी। साथ ही साथ ये खालसा आइडेंटिटी में काफ़ी बिलीव करते थे कि खालसा जो आइडेंटिटी है गुरु गोविंद सिंह जी के समय पे काफ़ी प्रोमिनेंट रहा। खालसा के लिए जो लड़ते थे, जो जिस तरीके से औरंगजेब के खिलाफ उन्होंने मोर्चा संभाला गुरु गोविंद सिंह जी ने, तो खालसा जो आइडेंटिटी की बात थी कि अपने एक तरीके से पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए लड़ना सिखों को, वो एक तरीके से एक एज ए डिसिप्लिन सोल्जर बन के उसमें बिलीव करते थे। और साथ ही साथ गुरु ग्रंथ साहिब में तो ये उसी को एक होली बुक मानते ही थे। उसके बाद ये बात करते थे कि ये किसी भी तरीके की कास्ट में बिलीव नहीं करते थे। कास्ट सिस्टम के तो बिल्कुल खिलाफ थे। रिलीजन हो या कोई भी कास्ट का व्यक्ति हो, वो नामधारी बन सकता था, नामधारी सेक्टर में कन्वर्ट हो सकता था, उसकी कोई उनको दिक्कत नहीं थी। बस उसके बाद उनके रूल फॉलो करने पड़ेंगे। स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन थे, एकदम शुद्ध शाकाहारी, और स्ट्रांगली अपोनेंट मतलब खिलाफ थे उन लोगों के जो कि कैटल स्लॉटर में करते थे। और ये चीज़ आगे देखने को आपको मिलेगी, आंदोलन में भी आप देखेंगे कि कैटल स्लॉटर को लेके कितने सीरियस थे। साथ ही साथ सिर्फ वाइट कपड़े पहनते थे और कुछ इनको पहनना अलाउ नहीं था। बाबा राम सिंह जी की बात कर लेते हैं। बाबा राम सिंह जी कौन थे? बाबा राम सिंह जी का जो जन्म है ये हुआ था भिन्नी जो है लुधियाना में पड़ता है, यहाँ पे हुआ था 1815 में। एक पुअर कारपेंटर के घर पे इनका जन्म हुआ था, छोटा सा गांव है इनका।
1840 के आसपास ये एक सिख आर्मी में थे, जो नौनियाल सिंह जी हैं उनके अंडर इन्होंने काम किया था जब राजा रणजीत सिंह जी की डेथ हो गई थी। उसके बाद आप जानते हैं कि 1849 आते आते सिख अंपायर की तो एक तरीके से नींव हिला दी थी ब्रिटिशर्स ने। 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई, एक 1845 में और एक 1849 में। उन दोनों लड़ाइयों में सिख अंपायर हार गया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने आर्मी को छोड़ दिया और 1838 का जो समय है ये इससे पहले का ही समय है। तो उस समय ये किसके कांटेक्ट में थे? बाबा बालक सिंह जी के, उनके गुरु थे, जो कि बाबा जवाहर मल जी के चेले थे। बालक सिंह जी जवाहर मल जी के चेले थे और बाबा राम सिंह जी जो हैं वो बालक सिंह जी के चेले थे। इस तरीके से इसके बाद इन्होंने टीचिंग्स दी, इस रामधारी सेक्टर को और कूकाज मूवमेंट को इन्होंने लीड किया। किस तरीके से लीड किया? 1860 आते आते जो ये कूकाओं का जो मूवमेंट है, जो कि पूरी तरीके से रिलीजियस हुआ करता था, अब ये हो चुका था, पॉलिटिकल शेप ले चुका था। कारण क्या था? बाबा राम सिंह जी मानते थे कि पॉलिटिकल फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है रिलीजन को फॉलो करने के लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, आप सिखों के इतिहास के बारे में आप जब पहले भी देखते हैं, जब मुगल थे उन्होंने भी इनको बहुत प्रताड़ित किया और इनके धर्म के खिलाफ होकर उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए जिससे जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो हार्म हो, उनको ह्यूमिलिएट किया जाए। तो इसीलिए राजनीतिक स्वतंत्रता की बात पहले गुरुओं के समय से ही, तेग बहादुर जी और जो अर्जन देव जी के समय से ही उनको पता थी ये बात कि सिर्फ रिलीजन को एक पीसफुल कम्युनिटी होके आप अपने रिलीजन को फॉलो करना चाहें तो लोग आपको करने नहीं देंगे। जो पॉलिटिकल पावर्स हैं वो आपको दबाव में लेके आएंगी। तो इसीलिए रिलीजन की फ्रीडम, रिलीजन अगर फॉलो करना चाहते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, तो पॉलिटिकल फ्रीडम होना ज़रूरी है। इवन वो ब्रिटिशर्स को इतना नापसंद करते थे कि उन्होंने कुछ लेटर्स रशियंस के साथ एक्सचेंज किए। रशिया आप जानते हैं कि उस समय ब्रिटिशर्स के खिलाफ था। रशिया भी एक तरीके का उस समय इंपीरियलिस्टिक पावर था और वो रशिया की मदद लेना चाहते थे कि ब्रिटिश को भारत से भगाने में अगर रशिया मदद कर दे तो अच्छा है। जैसे कि आपको याद होगा टीपू सुल्तान ने नेपोलियन बोनापार्ट से मदद ली थी और रशिया के साथ मिलकर नेपोलियन भारत को एनेक्स करना चाहता था ना। उसी तरीके से रशिया पहले से इनका दुश्मन था। हम पहले से कई बार देख चुके हैं ये बात। गुरु जो थे, उसके बाद इनका नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस क्या है ये, और एक बात आप सोचेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन तो 1920 और 30 के समय के आंदोलन है भाई, और ये तो गांधी जी के आंदोलन है। जी बिल्कुल, ये उन्हीं के आंदोलन है। वो तो मेजर आंदोलन थे जो कि 20वीं शताब्दी में हुए। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कुछ चीज़ें थी जो कि वैसी ही हैं जैसी गुरु बाबा जो हैं राम सिंह जी, इनके मूवमेंट से भी उस वैसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। देखो, 2 तरह के आंदोलन होते थे, एक जिसमें हथियार उठाते थे लोग, एक में नहीं उठाते थे, जो कि अहिंसावादी आंदोलन होते थे। तो अहिंसावादी आंदोलन ही थे ये बाबा के, जिसमें शुरुआत में इन्होंने क्या किया कि बॉयकॉट करना शुरू किया ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का, उनके लॉज का, उनके तरीकों का, उनकी एक तरीके से उनके कपड़ों का, और सब चीज़ों का उन्होंने बहिष्कार किया, जो कि आगे चल के गांधी जी ने एक नेक्स्ट लेवल पे कर दिया उनको। तो इसीलिए वो आंदोलन बड़े माने जाते हैं। लेकिन इनका आंदोलन भी बहुत इंपॉर्टेंट था और इन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपनी तरफ से चलाया था। ये अपने खुद के कपड़े पहनते थे, सिर्फ हाथ से बने हुए व्हाइट कपड़े पहनते थे और ना तो कोई कलर, ना दूसरी ब्रिटिश कंपनी का कोई कपड़ा पहनते थे। अब कूका मूवमेंट, जो मेन मूवमेंट जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ शुरू हुआ, उसकी अगर हम बात करें तो वो शुरू हुआ 1871 में और 1872 71-72 दोनों साल चला है वो मेनली। इसमें क्या होता है, 1871 में कूका जो लोग हैं, ये कूका कम्युनिटी वाले लोग, ये एक विलेज है फिरोजपुर में, खोटे नाम का विलेज है, वहाँ पे मिलते हैं कॉन्फ्रेंस में, और उस कॉन्फ्रेंस में इनके बीच में कुछ कहासुनी हो जाती है और ये लोग एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और कूकाज जो हैं वो 2 हिस्सों में, 2 पार्टीज में बढ़ जाते हैं अलग अलग। आप जानते हैं कि हर एक पॉलिटिकल ग्रुप जो है आगे चल के अगर उनके बीच में वैचारिक मतभेद है तो कई बार टूट जाते हैं बहुत सारे, तो इनमें भी ऐसा हुआ। लेकिन ये चीज़ यहीं पे थमी नहीं, टूट गया वो ठीक है, लेकिन उसके बाद ये जो लोग हैं ये इतने उग्र हो गए और एक दूसरे के साथ तो इन्होंने बदतमीजियाँ की ही, लेकिन साथ ही साथ ये जो इस इलाके में जो बुचर्स थे, जो कसाई थे, जो यहाँ पे कैटल स्लॉटर्स के जो हाउस थे, उनको इन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया और बहुत सारे स्लॉटर्स को, बुचर्स को इन्होंने मारना यहाँ पे शुरू कर दिया। इवन जो राम सिंह जी थे वो इनको कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन राम सिंह जी भी इनको कंट्रोल नहीं कर पाए। ये जो लोग हैं कूकाज, ये एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और उन्होंने यहाँ पे आसपास में लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है
कि दूसरे धर्मों के लोग, स्पेशली जो बुचर्स वगैरह थे, जो कसाई थे, जो यहाँ पे जो स्लॉटर हाउस जिनके थे, वो लोग जो हैं वो इनके खिलाफ हो गए। वो एक तरीके से इनसे नाराज हो गए कि एक ऐसा सेक्टर जो अभी तक एक रिलीजियस अपने रिलीजन में रिफॉर्म्स की बात कर रहा था, हमारी लाइफ में एक तरीके से ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं। उसके बाद ये लोग यहीं पे नहीं रुके, एक जगह मालेर कोटला, वहाँ को उस टाउन को इन्होंने पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया। अब आप जानते हैं कि अब आ गया टसल ब्रिटिशर्स के साथ। क्यों? क्योंकि उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी समय खत्म हो चुका था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन चुकी थी, ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल था। और वो जानना चाहते, वो उनके पास एक अब अपॉर्चुनिटी आ गई थी कि अब इनको कुकाज को कंट्रोल करने का समय आ गया है। वो जानते थे कि राम सिंह जी जिस तरीके से लेटर वगैरह एक्सचेंज हो रहे थे, जो जो चीज़ें हो रही थी पहले से, वो जानते थे कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ है राम सिंह जी, और उनकी टीचिंग्स और उनकी बातें ब्रिटिशर्स तक पहुंच रही थी ऑलरेडी। तो इसलिए वो अभी उनके पास मौका था कि अब इनको दबोच लिया जाए, और ये सही मौका है। तो ब्रिटिशर्स ने एक्शन लिया। बहुत सारे कुकाज जो थे, जो इस चीज़ में शामिल थे, जिन्होंने ये मारकाट मचाई थी, उनको इन्होंने पकड़ लिया। और 1872 तक जब ये आंदोलन काफ़ी उग्र चल रहा था उस समय पंजाब के इस रीजन में, जो भारत का पंजाब और पाकिस्तान का जो हिस्सा है, लाहौर वाला, सिंध वाला, इस पूरे इलाके में साउथ वेस्ट में हिस्से में काफ़ी चल रहा था, नॉर्थ वेस्ट में सॉरी, उस इलाके में चल रहा था। काफ़ी सारे कुकाज को इन्होंने पकड़ा और लगभग 65 कुकाज को इन्होंने ऑर्डर दिया कि तोप के गोलों के सामने, तोप के सामने बांध के उनको उड़ा दिया। तो चीथड़े उड़ा दिए। ये जो आंदोलनकारी थे, इनके बहुत सारे लोगों को यहाँ पे फांसी पे भी चढ़ा दिया गया। तो निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई। और ये जो टिकट आपको दिख रही है, डाक टिकट है, इनकी याद में कुका जो सोल्जर्स थे और कुका जो रिबेलियंस थे, आंदोलनकारी थे भारत के, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ी पंजाब के लिए, इनके लिए 2014 में एक डाक टिकट भी जारी की गई है भारत सरकार के द्वारा। अब राम सिंह जी ने कहा कि मेरे नाम का इस्तेमाल करके कुछ लोग जो हैं, ये जो आतंक सा फैला रहे हैं, और जो ये आंदोलनकारी इस तरीके से हो गए हैं, उग्र हो गए हैं, आतंक तो सही शब्द नहीं है, उग्र हो गए हैं जिस तरीके से, और वो यहाँ के लोगों को एक तरीके से मार काट कर रहे हैं, बुचर्स को मार रहे हैं, ये मेरा नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। ये चीज़ इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा, यानी उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में थी उसको कहा, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल भी इस चीज़ को मानने में अभी राजी नहीं थी। वो उनको पास मौका था कि अब जो राम सिंह जी हैं, उनको कैप्चर करना था। तो ब्रिटिश ने कहा कि ये जो राम सिंह जी संत का नाटक करते हैं, उन्होंने कहा कि संत का नाटक करते हैं, रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद और उनके बाद में रिफॉर्म का तो नाम ले रहे हैं। इनका मेन मुद्दा तो ये है कि ये यहाँ की पॉलिटिकल सत्ता को हथियाना चाहते हैं, और ये जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो ये इनके ऊपर आरोप लगाया इन्होंने। ये आरोप लगाने के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया, राम सिंह जी को कैप्चर करके। उसके बाद इनको बर्मा भेज दिया, रंगून भेज दिया, जहां ब्रिटिश ने किसको भेजा था 1857 की क्रांति में, जो सॉरी क्या नाम है उनका, जो बादशाह थे, मुगल बादशाह, लास्ट मुगल बादशाह, क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ, बहादुर शाह जफर, जिसको भेजा था वहीं इनको भेज दिया, जिनके बाद में इनकी वहां पे डेथ हो गई। 1857 के बाद का विद्रोह है, ये पहले से चलता आ रहा था, तो मैंने इसको पहले और साथ में ही इसको कवर कर लिया, ताकि आपको पहले ही समझ में आ जाए चीजें। इसके बाद क्या हुआ, आगे भी ये आंदोलन चलता रहा। क्या आंदोलन आगे चलता तो क्या रहा, इनको दबा दिया। राम सिंह जी के बाद हरि सिंह जी गुरु बने अगले, और अगले गुरु बने तो इनके बाद हरि सिंह जी को तो इन्होंने कहा कि आप ये जो इलाका है भीनी वाला, इसमें 21 साल तक यहीं रहोगे, इससे बाहर भी नहीं निकल सकते। तो ये आंदोलन तो कैसे करेंगे सॉरी। उसके बाद 1920 के आसपास इनका आंदोलन फिर से एक्टिव हुआ। 1920 में इन्होंने एक अखबार निकाला सतयुग। 1922 में एक और आंदोलन निकाला कूका करके, डेली न्यूज़पेपर इन्होंने निकालना शुरू कर दिया। और 1920 के ही दशक में जब गांधी जी ने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, तो उसके बाद इन्होंने उस आंदोलन को भी बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये इस तरीके से कुकाज ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में अपना आंदोलन में योगदान दिया है। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कूका आंदोलन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन माना जाता है भारत की स्वतंत्रता संग्राम में। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर कर सकते हैं अपने जो तैयारी करने वाले दोस्त हैं उनके साथ, और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।